हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि एडिटोरिया के वॉल्यूम 2 से चल रहा है। अभी तक इसमें आपको 9 सेट अपलोड कर दिया गया। आज मेरा 9वां नंबर सेट है, यानी कि 8 नंबर सेट, और टोटल सेटों की संख्या की बात करें तो 9। तो यानी 8 नंबर सेट आज सुबह में मारा गया और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में आपको 11 बजे डाल दिया गया था। जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, अगर ऑफलाइन भी, तो आप आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में उसका पीडीएफ डाल दिया जाता है, वहां से सेट को बनाएं और उसके बाद आप यूट्यूब से ज़रूर मिला लीजिएगा। वहां पर आप इसका पीडीएफ का सलूशन डाल दिया जाता है, और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। अगर जो भी इस सीरीज को पार्टिसिपेट किए होंगे, मेरा 3 सीरीज, सुबह में आपको 50 क्वेश्चन का सीरीज चलता है, शाम को लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है, और बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस चलता है। अगर इस तीनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट होते हैं तो आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग सभी स्टूडेंट का मैक्सिमम अच्छा ही होता है। तो जीके जीएस अगर पकड़ हो जाती है तो आपका रिजल्ट बिहार एसएससी में होने की 100% गारंटी रहेगी। अगर जिन स्टूडेंट का 110 प्लस क्वेश्चन सही निगेटिव काट कर आ रहा है तो उनका रिजल्ट होने की संभावना है, अन्यथा उससे कम आ रहा है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत कीजिएगा, आप ज़रूर सफल होंगे। मेहनत जो भी करता है वो सफल होता है, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करेगा तब। और किसी भी सेट को अगर आप बनाते हैं तो उसका डिस्कशन सबसे पहले कीजिए। डिस्कशन करने से होता क्या है कि आपका जो भी क्वेश्चन इस सेट में गलत हुआ है, अगर अगले सेट में वही क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे गलती नहीं होगी। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसी आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप ऑप्शन छांटना चालू कर दीजिएगा। अब ऐसा हो जाता है तो एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और एग्जाम में आप अच्छे से करके आएंगे। तो नए लोग जो भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पुराने लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम में ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक डाला जाता है, और वहां पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का पूछा गया है। तो कोटोपैक्सी, पोपा पर्वत, मौना लोवा और ओजोल्स डेल साल्डाओ। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें ज्वालामुखी के तो कोटोपैक्सी है। तो कोटोपैक्सी की ऊंचाई की बात करें तो इसका 5897 मीटर ऊंचाई है। इसे भी आप याद रखेंगे। डेल साल्डाओ दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, और मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा है? जनसंख्या के दृष्टि से तो जापान, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जापान। जापान जो है जनसंख्या के दृष्टि से द्वीप समूह सबसे बड़ा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है? भूपटल पर और ऊपरी मेंटल और क्रोड, ऊपरी और निचला मेंटल और भूपटल और क्रोड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि भूपटल और ऊपरी मेंटल। क्वेश्चन नंबर 4, सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? सोलास वन जो होता है वह किस प्रकार का वन होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, केरल में पाए जाने वाला सदाबहार वन, पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाला मैंग्रोव वन, और नीलगिरी के पालनी पर्वत पर पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत का 4 डिग्री 5 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और ऑप्शन बी की बात करें 4 डिग्री 8 मिनट से लेकर 4 डिग्री 37 मिनट 6 डिग्री तक है। तो इसका आंसर की बात करें, संपूर्ण का बात जब भी करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश को संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। जबकि भौगोलिक दृष्टि से भारत का भूभाग देखा जाएगा तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में होता है। और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सेनी सेठी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 सर्वाधिक राज्यों के सीमा उससे लगा राज्य कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा राज्य से सीमा से लगा है, तो उत्तर प्रदेश आपको 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगा है। तो कौन कौन से 8 राज्यों हैं आप देखिए, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है, और सीमाओं से घिरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ भी लगता है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली से भी इसकी सीमा लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सबसे पहले 1966-67 में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि MS स्वामीनाथन। विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरगल थे जो कि अमेरिका के थे। श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन थे। क्वेश्चन नंबर 9 बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में जो डालमिया नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, सीमेंट के लिए, चमड़ा के लिए और जूट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सीमेंट के लिए यह प्रसिद्ध है, जो कि डेहरी अंसन में पड़ता है, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 10 वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको और उपयुक्त में सभी। तो यह सभी के द्वारा किया जाएगा, अमेरिका के द्वारा भी किया जाएगा और कनाडा के द्वारा और मैक्सिको के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख पतन है, बंदरगाह का पतन है? तो कांडला जो ज्वारीय बंदरगाह है आपको गुजरात में पड़ता है। और विशाखापत्तनम की बात करें तो विशाखापत्तनम ही आपको पूर्वी कोलकाता हल्दिया प्रायद्वीप में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 वाणिज्य स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह में होता है? ऐसे अगर रबड़ पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है तो केरल में होता है। तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा का सीमा साझा करता है? असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो त्रिपुरा का सीमा किसके साथ साझा करता है, यह बात पूछा गया। तो आपको असम के साथ करता है, नागालैंड और मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और ऋग वैदिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी, फाल्गु नदी, प्रौष्पुणी नदी और गंडक नदी। तो भगवान महावीर को आपको ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और गौतम बुद्ध की बात करें तो फाल्गु नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता है, और बोध गया में इनको प्राप्त हुआ था। गंडक नदी की लंबाई की बात करें तो 434 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह नेपाल से निकलता है और इसमें शालिग्राम पत्थर पाया जाता है। पारुष्पणी रावी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? 1025 में महमूद गोरी ने, महमूद गजनी ने, नादिर शाह ने और महमूद गालिब ने। तो किसने किया था? तो महमूद गजनी ने किया था उस पर आक्रमण। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर उन्होंने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 17 शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया, टाका, मोहर और दाम। तो यह आपको रुपया कहलाता है, शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसीसी कैरन और नीनो डी कूना। तो कौन थे? आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19
निम्नलिखित में से किस भारतीय को पुनः जागरण का जनक माना जाता है? किस भारतीय को पुनः जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को और ज्योतिबा फुले को। तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका नाम उपनाम महात्मा से जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, डॉक्टर श्री कृष्ण को और दादा भाई नौरोजी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी के ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुभाष चंद्र बोस। तो इसको दिया था वीडी सावरकर। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से स्टार्ट किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 22, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो गीता रहस्य पुस्तक आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, जो कि मराठी भाषा में था। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और एनी बेसेंट की बात करें तो उन्होंने 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। अभिनव भारत का संस्थापक विनोबा भावे थे। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है तो हमारे सांप्रदायिक मतभेद में हमें परेशान करते रहेंगे? तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और जवाहरलाल नेहरू आपको 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन मांग के सिद्धांत का अपवाद है? मांग के सिद्धांत के अपवाद है। तो सार्वजनिक संपत्ति, क्लब संपत्ति, मूल्य आवश्यक संपत्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि मूल्य आवश्यक संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो रूस को, सिंगापुर को, भारत को और मलेशिया को। तो किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि भारत को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 26, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आय की समानता को मापने के लिए, आय की असमानता को मापने के लिए, आय के वितरण को मापने के लिए और ऑप्शन डी की बात करें तो गरीबी मापने के लिए। तो यह किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, यानी कि आय की समानता को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को, 26 जनवरी 2014 को और 24 अक्टूबर 2015 को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत किया गया था, यानी प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन सा है? तो पूंजी है, श्रम है, भूमि है और संगठन है। तो निम्नलिखित में से उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन सा है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि श्रम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने का इकाई क्या होता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तो न्यूटन होता है, फैराडे होता है, एंगस्ट्रम होता है और ऑप्शन डी की बात करें तो कैंडला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि एंगस्ट्रम होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए। विद्युत धारा फैराडे से मापा जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको कैंडला है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है।
क्वेश्चन नंबर 30, किसी आदर्श द्रव की सांद्रता कितनी होती है? किसी भी आदर्श द्रव की सांद्रता कितनी होती है? तो उसके द्रव्यमान के समान, उसके भार के तुल्य, और ऑप्शन सी शून्य, और ऑप्शन डी की बात करें तो अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक उड़ते हुए जहाज में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है? एक उड़ते हुए जहाज में केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज एवं गतिज दोनों, और ऑप्शन डी की बात करें न तो स्थितिज और न ही गतिज। तो इसमें दोनों होता है यानी कि स्थितिज और गतिज, स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2022 में चोगम का बैठक कहाँ पे किया गया? तंजानिया में, रवांडा में, युगांडा में और नाइजीरिया में। तो यह कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यह रवांडा में किया जाएगा 20 जून से लेकर 25 जून 2022 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर, ऑप्शन डी आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग सदैव 90 डिग्री। तो आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, परमाणुओं के उप परमाणु कण क्या है? परमाणुओं के उप परमाणु कण क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। परमाणुओं के उप परमाणु कण क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील की कठोरता आती है? निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील की कठोरता आती है? तो जिंक से, सीसा से, कार्बन से और सल्फर से। तो किससे आती है? तो आपको ऑप्शन सी है यानी कि कार्बन से आती है। पारा का निष्कर्षण सीने बार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होता है? कौन सा रोग में? तो एड्स में होता है, पोलियो में भी होता है और हाइड्रोफीबिया में भी होता है। तो आपको किस में नहीं होता है यह बात पूछा गया, तो आपको इन्फ्लुएंजा में नहीं होता है। एड्स, हाइड्रोफोबिया, पोलियो आदि में प्रतिरक्षक प्रणाली इम्यूनो सिस्टम प्रभावित हो जाता है, जबकि इन्फ्लुएंजा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा जल, तालाब का जल, भूमिगत जल और समुद्र का जल। तो सबसे शुद्ध जल की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि वर्षा जल। कहीं कहीं आपको ऑप्शन अशुद्ध जल भी मिलता है, तो दोनों ऑप्शन अगर रहता है तो आपको आंसर मारना है वर्षा जल। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी भौतिक राशि समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसमें पूछा गया कि किसका समान विमीय सूत्र नहीं है? तो कार्य और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र की बात करें तो दोनों का सेम है। आवेग एवं संवेग की बात करें तो आवेग एवं संवेग का भी न्यूटन प्रति सेकंड है, ये भी दोनों सही है। भार और बल की बात करें तो भार और बल दोनों का सेम है, लेकिन बल और दाब का सेम नहीं है। बल का होता है न्यूटन और दाब का होता है आपको पास्कल। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, गलत पूछा गया था, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो पूछा गया कि कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो चांदी, तांबा, ग्रेफाइट और ब्रोमीन। तो कौन सा इसमें अच्छा चालक नहीं है ये बात पूछा गया, तो आपको ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ब्रोमीन नहीं है, चांदी, तांबा और ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, डाउन सिंड्रोम है जीवाणु जनित रोग, अनुवांशिक रोग, विषाणु जनित रोग और कवक जनित रोग। तो डाउन सिंड्रोम क्या है यह बात पूछा गया, तो डाउन सिंड्रोम आपको अनुवांशिक रोग है। जल से जीवाणु, जल जनित रोग जीवाणु से होता है।
क्वेश्चन नंबर 41, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग हड्डी होता है, एनामेल होता है, खोपड़ी होता है और मेरु रज्जु होता है। तो शरीर का सबसे आपको कठोर भाग जो कि दांत में पाया जाता है वो मेलानिन होता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हड्डी में आपको फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? तो विटामिन B3 आपको नियासिन सही है, विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबाल्मिन, और विटामिन K की बात करें तो फिनोक्वानिन। तो विटामिन K की कमी से शरीर में खून थक्का जमता है। और विटामिन B1 के नाम बायोटिन नहीं है, यानी कि विटामिन B का नाम थायमिन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है? कौन सी कोशिका जो है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, उपकला कोशिका, अग्नाशय कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका। तो कौन सी कोशिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नालिका है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार नालिका है? तो आपको ईसोफेगनस, थाइमस, लैरिंक्स और महाधमनी। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ईसोफेगस। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि गुर्दा का संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्या होगा? तो नेफ्राटाइस, नेफ्रॉन, फ्लेम कोशिकाएं और उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि नेफ्रॉन। गुर्दा को ही किडनी कहा जाता है। इंसुलिन के अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, गठिया रोग होता है, कर्क रोग होता है और उच्च रक्तदाब होता है। तो इसका आंसर की बात करें तो मधुमेह रोग होता है और लोहा के कमी से एनीमिया रोग होता है। उच्च रक्तदाब, जब आपका हाइपरटेंशन यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगा तो आपका हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से नोबेल गैस में कौन सा वायु में नहीं पाया जाता है? तो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 6 नोबेल गैस है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, रेडॉन और जेनॉन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नोबेल गैस वायु में नहीं पाया जाता है, यानी कि नहीं को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रेडॉन नहीं पाया जाता है। रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है, नियॉन का 10 होता है और हीलियम का 2 होता है और जेनॉन का आपको 54 होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित देशों में से किस में कुल औद्योगिक क्षेत्रफल कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है और भूटान है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भूटान है। क्वेश्चन नंबर 49, नादिर शाह के आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम, फारुखसियर, महमूद शाह और औरंगजेब। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि महमूद शाह। महमूद शाह के शासनकाल की बात करें तो 1739 में जो गिरिया का युद्ध हुआ था वह उस समय नादिर शाह था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक भी थे। फारुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, जिब्राल्टर है, टोक्यो है और सिंगापुर है। तो निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि वेटिकन सिटी है। जबकि टोक्यो शहर आबादी में 1 करोड़ है, टोक्यो में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 51,
सावक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो जापान का है, ईरान का है, इराक का है और मिस्र का है। तो सावक की बात करें तो यह ईरान का है। सावक ईरान का गुप्तचर संस्था है, जबकि जापान की नाइचो है और मिस्र की बात करें तो मुखबरात है, और इराक के गुप्तचर संस्था की बात करें तो अल्ब मुखबरात है। चारे को अच्छे से याद रखेंगे कि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो गलती होने की संभावना नहीं रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 52। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मॉन्ट्रियल में है, मैड्रिड में है, जिनेवा में है और बर्न में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, मैड्रिड में है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय। WTO की स्थापना 1995 में 1 जनवरी को हुआ था और उसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको बर्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 53। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों के देशों की संख्या है 53, 54, 56 और 120। तो राष्ट्रमंडल खेलों में देशों की संख्या 54 है। सिरशाही मस्जिद, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। सिरशाही मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में है, पटना में है, मोतिहारी में है और बिहार शरीफ में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पटना में है। शेरशाह के मकबरा अगर यहाँ पर पूछता तो आपको उस सासाराम में है। क्वेश्चन नंबर 55। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? पूछा है कि कौन सा कारण नहीं था। तो स्वराज्य का विभाग का मांग, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की मांग और बहिष्कार की मांग, और ऑप्शन डी की बात करें तो संविधान संगठन की मांग। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के गठन का मांग नहीं था और बाकी तीनों आपको राज्य की मांग था। क्वेश्चन नंबर 56। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात। तो छऊ आपको झारखंड का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल के आपको यात्रा है। कर्नाटक का यात्रा है। यक्षगान कर्नाटक है और यात्रा आपको पश्चिम बंगाल के है। क्वेश्चन नंबर 57। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1918 ईस्वी में, 1921 में, 1924 में और 1942 में। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना की बात करें तो 1921 में इसकी स्थापना हुआ था और साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। 1924 की बात करें तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। और 1942 की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला 58। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अंबेडकर को और KM मुंशी को। तो भारतीय संविधान का जनक आपको भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे और KM मुंशी की बात करें तो अल्पसंख्यक संघ के मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 15 में ये सब बात कहा गया है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 में कहा गया है और अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम से बचाना है और अनुच्छेद 25 की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 60। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं, जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए,
समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, गांधीवादी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। राज्य के नीति निषेध तत्व भाग 4 में है और उसका अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक अनुच्छेद राज्य के नीति निषेध तत्व है और राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद दस्ता का गठन, यह क्वेश्चन बीपीएससी 67 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम दोबारा हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल, अमर सिंह और पीर अली। तो इसका आंसर की बात करें तो जयप्रकाश नारायण होगा। आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन 1916 में बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। पीर अली की बात करें तो 1857 के क्रांति में पीर अली पटना से थे। क्वेश्चन नंबर 62, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सबसे पहले राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि वर्तमान में आपको जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि 14वां उपराष्ट्रपति इन्होंने बना है। तो इसमें अधिकतम सीटों की संख्या आपसे पूछा है तो 250 हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू किया गया था? नौसेना का विद्रोह HMIS बम्बे, HMIS राजपुताना, HMIS दक्कन और HMIS तलवार। तो किसके द्वारा यह शुरू किया गया था यह बात पूछा गया। तो आपको 1946 में से शुरू किया गया था HMIS तलवार के द्वारा 1946 में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति से संबंधित है? जो भी मेरा डिस्कशन अच्छे से सुनता होगा और देखता होगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा इस सेट में उनसे लाभ मिलता है। तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 76। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कहा गया है। अनुच्छेद 80 की अभी मैंने चर्चा किया हूँ जो कि राज्यसभा की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 78 की बात करें तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति के संघ के शासन से संबंधित मामले के बारे में मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए निर्णय के विधायन को प्रस्ताव के बारे में सूचित करे। और अनुच्छेद 76 की बात करें तो महान्यायवादी की बात अनुच्छेद 76 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन 65, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय या रिट जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें वो अनुच्छेद 132 के तहत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन होता है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात कही गई है, यानी कि निजता का अधिकार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 66, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ था? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, 1950 में, 1959 में और 1955 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 1951 में शुरू किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से किया गया था। और SBI की स्थापना 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जा सकती है? 3 वर्ष, 4 बार, 1 बार और 2 बार। तो कितनी बार बुलाई जा सकती है यह बात पूछा गया। तो यह 4 बार बुलाई जा सकती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी को, पंचायत समिति के उप प्रमुख को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को और पंचायत समिति के प्रमुख को। तो इसका आंसर हो जाएगा मुखिया आपको जिला पंचायत राज पदाधिकारी को त्याग पत्र देता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 8 का बिहार एसएससी एडिटोरिया वॉल्यूम 2 के बुक का लास्ट नंबर क्वेश्चन, सेट 8 का 70 नंबर।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? विलियम बेंटिंक को, चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड रिपन को और लॉर्ड लिटन को। तो किसे कहा जाता है, यह बात पूछा गया। तो इसको कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को 1835 के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। इनका शासनकाल की बात करें तो 1828 से लेकर 35 तक इनका शासनकाल था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात करें तो 1880 से लेकर 1884 तक इनका शासनकाल है। इन्हीं के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना किया गया था। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरह मैं आपके सामने 70 क्वेश्चन का जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो रहता है मैं आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से पेश करता हूं, जो कि आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहां से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में 6:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।